कीबोर्ड और माउस। मैं ये कैसे करूंगा? प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। प्रतीक, सॉरी टू से, एक्चुअली मेरे साथ मेरे साथी भी बैठे हैं, तो आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल इफ यू डिफाइन इन हिंदी। ओके सर, श्योर सर, नो इश्यूज। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर अभी फिलहाल बना हुआ है, इस साल इससे एटीओ को ऑटोमेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो एटीओ एफएचक्यू से निकलता है, जो पोस्टिंग्स कमांड या फ्रंटियर्स करते हैं अपने लेवल पे, उन पोस्टिंग्स को अभी हम नहीं डील कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में। सेकेंडली, इसमें कुछ एक स्टेप्स होंगे, जिसका पहला स्टेप्स है कि जिसमें सभी फील्ड फॉर्मेशन से, दैट इंक्लूड स्टैटिक लोकेशंस एज वेल एज द बटालियंस, ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस हैव टू अपलोड देयर करंट वैकेंसी पोजीशन। इन्होंने अपना वैकेंसी पोजीशन, मतलब ऑथराइजेशन कितना है, हेल्ड कितना है, और उस इतना अपलोड करना है, जिससे कि सिस्टम वैकेंसी पोजीशन कैलकुलेट कर लेगा। तो इसमें इस प्रोसेस की शुरुआत हमने दिसंबर में की थी, लेकिन इसमें फिर कुछ एक इश्यूज आए या कुछ एक फीडबैक आया डायरेक्टरेट से भी या और फील्ड फॉर्मेशन से भी, जिसके बाद इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब जो चेंजेस कर दिए गए हैं वो मैं अभी साइमल्टेनियसली उसका स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, जिससे कि वो मैं चेंजेस भी दिखा दूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टैटिक लोकेशंस है जिसमें कि सारे सेक्टर हेडक्वार्टर्स, फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, मेजर एज वेल एज एसटीसीज, इन सब से एटीओ में जो जितने भी पर्सन्स ड्यू होते हैं, इनकी डेटा एंट्री होनी है। अब इसमें है अवेलेबल, पहली चीज है कि स्टैटिक लोकेशन से भरे जाएंगे ट्रांसफर चॉइसेस। ट्रांसफर चॉइसेस का मतलब नॉर्मली जो प्रैक्टिस इन वोग है कि जो भी एटीओ में पोस्ट आउट हो रहे होते हैं, उनसे चॉइसेस लिए जाते हैं कि वो कहाँ के लिए चॉइस देना चाहते हैं। तो ये चॉइस भरने का जो फॉर्म है वो स्टैटिक लोकेशंस को विजिबल है, और इनसे वो उन्होंने सिर्फ चॉइसेस भरने। इसके अलावा कुछ एक फील्ड फॉर्मेशन से ये भी रिप्रेजेंटेशन आया था कि कुछ लोगों को ट्रांसफर रिक्वेस्ट की भी जरूरत होती है, even from static locations. So upon that feedback and post the discussion with the first directorate establishment section and staff section over here, we have decided कि it was decided कि request का भी option static locations को available कर दिया जाएगा। तो ये वाला भी option static locations के लिए available हो जाएगा। अब battalions जो है, battalions इसमें सिर्फ ट्रांसफर रिक्वेस्ट भर सकती है। अभी जो पर्सन बटालियन में पोस्टेड है वो सिर्फ ट्रांसफर रिक्वेस्ट भर सकते हैं और उसमें वो अपने चॉइसेस दे सकते हैं। अभी मैं एक जैसे किसी एक स्टैटिक हेडक्वार्टर से मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अभी अगर मैं सेक्टर बारामूला की आईडी से मैं लॉगिन करके देख रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे ट्रांसफर चॉइस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां पे इरला नंबर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, वैकेंसी पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वैकेंसी पोजीशन अपलोड करते वक्त कुछ एक इश्यूज आ रहे थे, तो इसलिए इसमें इस फॉर्मेट में अब चेंज कर दिया गया है। आई होप मैंने जो स्क्रीन शेयर की है वो सबको दिख रही है। Please note, the meeting is being recorded. I hope मैंने जो स्क्रीन शेयर की है वो सबको दिखाई दे रही है। हाँ, दिखाई दे रही है, विजिबल है, विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेल फॉर्मेट जो डाउनलोड हो रहा है, इसको ओपन करने पे Please note, the meeting is being recorded. तो इस एक्सेल में पहले सिर्फ रैंक और कैडर दिया था हमने। तो जब फील्ड से रिप्रेजेंटेशंस आने लग गए कि इसमें सब रैंक नहीं शो हो रहा है या एएसआई स्टेनो वगैरह इस तरह से हम रैंक नहीं डाल पा रहे, तो इसलिए फिर अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है
और इसमें रैंक का ये ड्रॉप डाउन अलग है, यहां से आप रैंक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सब रैंक के फील्ड में भी अब ड्रॉप डाउन हमने दे दिया है कि जिसमें जितने भी सब रैंक्स होते हैं पूरी बीएसएफ में ये सारे अवेलेबल है। Please note, the meeting is no longer being recorded. उसके बाद फिर कैडर का ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो यहां से कैडर फिलअप हो जाएगा, यहां से कैडर फिलअप किया जाएगा। उसके बाद जितने भी स्टैटिक लोकेशंस है उनमें नॉर्मली अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि DCAA या DCG या DC कम्युनिकेशन। तो ये एक इशू आ रहा था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग वैकेंसी हो इन पोजीशंस की तो उनको कैसे हम कैप्चर करें। तो इस चीज के लिए ये जो अपॉइंटमेंट वाला ड्रॉप डाउन है ये सिर्फ सेक्टर, फ्रंटियर, इस तरह के स्टैटिक लोकेशंस के लिए है। और उसके बाद ये जो डिसिप्लिन वाला ड्रॉप डाउन है ये ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए है। ट्रेनिंग सेंटर्स में नॉर्मली इंस्ट्रक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर्सेज, कि PW के इंस्ट्रक्टर है उस एक पर्टिकुलर रैंक में या कमांडो के इंस्ट्रक्टर, तो वो चीज कैप्चर करने के लिए ये डिसिप्लिन का ड्रॉप डाउन दिया गया है। इसके बाद सभी लोकेशंस ने अपना उस एक रैंक, सब रैंक, कैडर और डिसिप्लिन या अपॉइंटमेंट का ऑथराइजेशन यहाँ पे फिलअप करना है। और जो होल्डिंग पोजीशन है कि अभी उनके पास कितने पर्सन्स है उस एक रैंक कैडर में, वो इन्होंने इसमें फिलअप करना है। उसके बाद ये एक्सेल अपने आप वैकेंसी और सरप्लस कैलकुलेट कर लेगा। अगर कोई सरप्लस स्ट्रेंथ है तो वो कैलकुलेट कर लेगा और वैकेंसी भी कैलकुलेट कर लेगा। और ये सारे फिलअप हो जाने के बाद यहीं से यहां से इनको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए ATO ईयर सिलेक्ट करना है 2022 और यहाँ पे वो एक्सेल फाइल अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद हमारे पास डेटाबेस में वो ऑथराइजेशन और होल्डिंग स्ट्रेंथ, वैकेंसी और सरप्लस ये पूरा स्टेटस आ जाएगा। अभी हम ये करने वाले हैं कि मंडे को यहाँ से हम एक मैसेज सर्कुलेट करेंगे कि जिसमें हम ये बता देंगे कि वैकेंसी अभी तक कुछ एक डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी वैकेंसीज में, तो इसलिए वैकेंसी पोजीशन हम पूरी तरह से रिफ्रेश कर देंगे, पूरी तरह से रीसेट कर देंगे। उसके बाद 10 मार्च तक का विंडो होगा सभी फील्ड फॉर्मेशंस के लिए, जिसमें उन्होंने इस एक्सेल फॉर्मेट में वैकेंसीज अपलोड करनी है। वैकेंसीज मतलब अपना ऑथराइजेशन और होल्डिंग पोजीशन अपलोड करना है, जिसके बाद हमारे पास वैकेंसीज आएगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि तब तक जितने भी फील्ड फॉर्मेशन है, बटालियंस वगैरह, जहां से ट्रांसफर चॉइसेस भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर फेसिंग एन एरर कि नो वैकेंसी फाउंड। दैट इज बिकॉज ऑन सबमिट उस पर चेक लगा हुआ है कि आपने जो जो चॉइसेस डाले हुए हैं उनमें वैकेंसीज है या नहीं। अगर वहां पे वैकेंसी नहीं है तो आपको उसी समय सिस्टम बता देगा कि वहां पे वैकेंसी नहीं है। और ये इशू इसीलिए आ रहा है कि वैकेंसीज प्रॉपरली भरी नहीं गई थी। तो इसलिए मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे को हम ये इस चीज का एक मैसेज दे देंगे सभी फील्ड फॉर्मेशंस को। उसके बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप सभी फील्ड फॉर्मेशन से आई वुड रिक्वेस्ट कि वैकेंसी पोजीशन एक्सेल में अपलोड करे और वो एक ही बार करे। ये भी इशू आ रहा था कि वैकेंसी पोजीशन एड अप हो रही थी, कि जैसे ऑथराइजेशन 6 डाल दिया और हेल्ड 3 डाल दिया, तो अगर दोबारा कोई एक्सेल अपलोड कर रहा था तो वो 6 + 6 12 और +3 हेल्ड में भी 6 हो रहा था। ये इशू आ रहा था, वो इशू भी हमने रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल फील्ड फॉर्मेशंस एंड टू ऑल द फ्रंटियर्स एज वेल टू सेंसिटाइज और ऑल द लोअर फॉर्मेशंस कि एक ही बार वो एक्सेल अपलोड करे, ना कि बार बार वो एक्सरसाइज करे। तो 10 मार्च तक ये विंडो रहेगा सभी फील्ड फॉर्मेशंस के पास, जिसमें वो इस एक्सेल फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। यहां तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एचटीसी जोधपुर का इसमें एक पॉइंट है सर, इसमें एटलीस्ट 2 के आपको ऑप्शन है, ट्रांसफर चॉइस के ऑप्शन देने मैंडेटरी है, परंतु इसमें कई कार्मिक ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें कोई चॉइस नहीं देनी है, चॉइस देनी ही नहीं है। तो उसमें ऐसा कर दिया जाए कि इसको विदाउट चॉइस भी एक्सेप्ट कर ले। ओके, ये पॉइंट एक मेघालय फ्रंटियर से है कि अगर हमने एक बार एक्सेल शीट अपलोड कर दी तो उसके बाद कुछ क्लेरिकल मिस्टेक के चलते उसमें कुछ एडिट करना है, तो एडिट का भी ऑप्शन होना चाहिए।
अगर उसमें जो भी चेंजेस है वो करने के बाद अगर आप वापस अपलोड कर दोगे, पहले ये हो रहा था कि वो वैकेंसी ऐड अप हो रही थी या वो ऑथराइजेशन ऐड अप हो रहा था, तो अभी हमने वो इशू रिजॉल्व कर दिया है। अगर आप उसी सेम एक्सेल में अगर आप चेंजेस करके फिर से अपलोड कर दोगे तो वो ओवरराइड कर देगा, सो दैट वोंट बी एन इशू एनी लॉन्गर। ओके वैकेंसी तो किसी का जो एक्सटेंशन केस है वो उसको इसलिए क्यों भेजेंगे हम? नहीं, वो एक्सटेंशन केस इज बेस्ड ऑन द पर्सनल ग्रीवेंसेस। रिकमेंडेशन के साथ ही जाता है। रिक्वेस्ट तो फॉर्म बोला ना सब। रिक्वेस्ट पोस्टिंग में जाएगा वो। एक तो चॉइस पोस्टिंग है, एक रिक्वेस्ट पोस्टिंग नहीं, रिक्वेस्ट पोस्टिंग अलग चीज है, एक्सटेंशन अलग है। एक्सटेंशन तो अलग है, रिक्वेस्ट अलग है। एक्सटेंशन की नहीं, एक्सटेंशन के रिगार्डिंग जो डिस्कशन चल रहा है, कहाँ से एक्सटेंशन के रिगार्डिंग जो डिस्कशन चल रहा है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि एक्सटेंशन का भी एक फॉर्म इसमें हमने बता दिया है डेवलपमेंट टीम को, तो एक्सटेंशन का भी फॉर्म इसमें आएगा। और उसके अलावा जो नॉमिनेशंस भेजे जाते हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक 25 बटालियन, 95 बटालियन, SRO, SIW, NTCD, इन सब लोकेशंस के लिए जो नॉमिनेशंस भरे जाते हैं, इन नॉमिनेशंस के लिए भी एक अलग से फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। नॉमिनेशंस वाला फॉर्म सिर्फ बटालियंस को एक्सेसिबल होगा, स्टैटिक लोकेशंस को एक्सेसिबल नहीं होगा। आई होप। और जो एक्सटेंशन वाला फॉर्म है वो स्टैटिक लोकेशंस को अवेलेबल रहेगा। सो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रतीक एकेडमी से एक डाउट है, जो वैकेंसी का डिटेल हमें फिल करना है वो तो अभी कर देंगे, लेकिन कमिंग ATO में जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी तो उनका भी अभी करना है या फिर वो बाद में होगा? सर बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपके पास जो करंटली वैकेंसी है उसको आपको एक्सेल के थ्रू अपलोड करना है। उसके बाद जब आप ट्रांसफर चॉइस भर दोगे, उस जो भी ATO में ड्यू हो रहा है उसका आप ट्रांसफर चॉइस भर दोगे तो सिस्टम को अपने, और जब वो वहां के, अब जैसे आप एकेडमी से हो तो एकेडमी में जो यूनिट अप्रूवर होता है वहां की आईडी से एक बार वो पर्स डीलिंग हैंड के पास आ जाएगा वो रिकॉर्ड, तो अपने आप सिस्टम में वैकेंसी जनरेट हो जाएगी उनके नाम की, तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि वैकेंसी। तो आपको उसको अलग से कहीं से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रांसफर चॉइस भरना इटसेल्फ, आपका ट्रांसफर चॉइस भर के हमारे पास आना इटसेल्फ इज अ वैकेंसी जनरेशन। ओके थैंक यू सर। इसमें अटैच्ड जो मैन पावर है उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर। उसका क्या प्रोविजन है? सर IPP के बेसिकली मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि सिस्टम जो भी डेटा उठा रहा है वो IPP के PIMS डेटा से उठा रहा है, तो इसलिए पहली बात तो PIMS डेटा अपडेट होना बहुत बहुत जरूरी है। उसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड कि आपका अटैचमेंट कब गया, कोई भी बंदा अटैचमेंट कब गया, IS ड्यूटी कब गया, कहीं टेम्पररी ड्यूटी कब गया, अटैचमेंट कब रहा, स्किल्स क्या क्या है उसके, ये सब चीजें अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आपके बायोडेटा में अगर आपने देखा होगा तो एक होता है कि उसका पोस्टेड यूनिट और एक होता है वर्किंग यूनिट। उसका वर्किंग यूनिट बेसिकली वो होता है कि जहां पे वो अटैच्ड है। तो अगर जैसे कोई बंदा पंजाब की लेटेस्ट से 89 बटालियन में पोस्टेड है और वो पंजाब फ्रंटियर में अटैच है, तो उसका IPP में अगर वर्किंग यूनिट आप पंजाब फ्रंटियर कर दोगे तो आप उस अटैच बंदे का भी ट्रांसफर चॉइस या रिक्वेस्ट जो भी आपको डेटा भरना है वो भर सकते हो वहां से। नहीं, मेरा मतलब ये था कि उसमें जो वैकेंसी पोजीशन या हेल्ड जो मैन पावर है उसका अपडेट करेंगे तो उसमें अटैचमेंट शो करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो अटैच पर्सन जो यूनिट के पास अवेलेबल है, तो क्या वो नहीं करना है उनको अपलोड? अटैचमेंट का उसमें उस एक्सेल में अपडेट नहीं करना है सर। ओके थैंक यू सर। Prateek, sir, point from Jammu Frontier, sir, regarding the dealing hand ID at FHQ level, it is only showing DC PERS, 2IC PERS and DIG established. So do our approver has to send to the FHQ dealing hand is not being created? नहीं सर, एक्चुअली रिक्वेस्ट के केस में जो है वेरीफायर के पास ही आएगा, तो रिक्वेस्ट के केस अगर है तो वो DC पर्स या 2IC एस्टैब्लिश इनकी आईडी में आएगा। अदरवाइज जो ट्रांसफर चॉइसेस भरे जाएंगे आपके अंडर कमांड सेक्टर्स, STC और फ्रंटियर से, उनके जो चॉइसेस है वो करस्पॉन्डिंग डेस्क के पास जाएंगे सर।
नहीं मतलब फ्रॉम फ्रंटियर विच डीलिंग हैंड और आईडी आई हैव टू फॉरवर्ड? जैसे सर जियोस का है तो जियोस पीएनटी डेस्क के पास जाएगा, और एनजीओस का है तो करस्पॉन्डिंग डेस्क के पास जाएगा। आई गेस एस्टैब्लिशमेंट को एग्जैक्टली पता होगा। That I understand, but I have seen the system. Only 3 choices are seen to me. डीलिंग हैंड का नहीं दिखा रहा, सही है। Okay sir, I'll check this and get back to you sir. ठीक है, because this okay, this was point 1. Second, the biodata is not shown. There is an option to update the biodata approved by the commandant, which you have given an attachment. But some cases it is not mandatory. Either make it mandatory and also add the IPP biodata in it, like Yes, the sir. PPD. Yes sir. We are working on it. It has been conveyed to the development team, and we are working on it. Or maybe in the it is in 1 or 2 weeks biodata will be available, sir. Understood. The next point is that, like at frontier level, let's say the FHQ has asked nomination in case of 25, 95 and the training centers. Now, our dealing hand is not able to see the club of it. It is the individual. Now, if I have to see, there are like 100 cases which are being recommended to the FHQ. There is no way to see the clubbing of the system. Like if there is a system. सर अभी ये कुछ एक चेंजेस होने के बाद विद इन द नेक्स्ट वीक और सो देयर विल बी 4 concepts इन दिस एंटायर थिंग. फर्स्ट विल बी ट्रांसफर चॉइस, देन विल बी ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और उसके बाद नॉमिनेशन और एक्सटेंशन. ये 4 अलग अलग पूरे फ्लो हो जाएंगे, और नॉमिनेशन का फ्लो अलग चलेगा. तो वॉट एवर नॉमिनेशंस कम फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशंस और लेटर से बटालियंस, तो वो आपको अलग से दिख जाएंगे सर इसमें. Okay, the policy criteria, like for the training center it is 8 years, for the constable GD, and FHQ and static is 12 years. Is that being fed into the system? ये सर जो नॉमिनेशन का फॉर्म बनेगा उस पे ऑन सबमिट क्लिक पे ही वो वैलिडेट कर लेगा कि ही इज सेटिस्फाइंग द क्यूआरस और नॉट. अगर वो क्यूआर सेटिस्फाई कर रहा है तो ही उसको नॉमिनेशन फिलअप करने मतलब करने के लिए अलाउ करेगा सिस्टम, अदरवाइज इट वोंट अलाउ. So that means from the field which the nominations will come will be validated. Yes sir. With respect to the various cases that are being asked. Am I right? Yes sir. Yes sir. For example, अगर कोई 25 बटालियन के लिए नॉमिनेशन भेज रहा है तो उसके क्यूआर सब पहले से ही इंटीग्रेट कर लेंगे उसमें, और ऑन सबमिट वो चेक करेगा सिस्टम कि PIMS से ही चेक करेगा. हाँ PIMS, बट वो PIMS से ही चेक करेगा, तो इट इज नेसेसरी कि PIMS उसका अपडेटेड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 साल की नौकरी वाला अगर कोई कांस्टेबल 25 बटालियन के लिए अप्लाई करना चाहेगा तो वो सिस्टम उसको प्रोहिबिट कर देगा एट एंट्री, डेटा एंट्री लेवल ही. नहीं मतलब it is the system fed now. The system will not get the that required nomination who have not done the requisite services, or Yes, it is sir. at the discretion of, okay. PIMS data one update. point, सर नहीं मतलब is the point from FHQ side the system need to be updated, the PPD pass posting details. नो सर, एनजीओस का बायोडेटा तो एनजीओस के बायोडेटा पीपीडी अपडेट करने के राइट्स तो करस्पॉन्डिंग एस्टैब्लिशमेंट के पास है, और जीओस का भी हमने डीडीओ सभी एस्टैब्लिशमेंट के डीडीओस को दे दिया है सर. नहीं, that is understood. We have given the like the unit is responsible or the concerned branch is responsible. But my question is that let's say if the system is not updated and like the attachment is not shown. So, matlab, how is the system to check if it is not fed into the system? No longer being recorded. No, sir, because system will have to take data from some. There has to be some source of data. So for the system, PIMS is the only source of data, sir. PIMS has to be updated. Okay, if we assume the PMIS is 100% correct, then the system will have the required checks and balances of require eligibility criteria. Yes sir.
Yes, sir. One more point. Without choice of posting, there should be no forwarding. And if that is not the case, then add a drop box that the individual has not given a choice for the case. We actually, sir, we won't be making any choice filling mandatory. So if an individual is or if transfer choice of an individual is being filled up, नहीं रहेगा choice भरना, वो बिना choice भरे ही आगे forward कर सकता है. Then I would request that if there is a radio button, like the individual has not given any choice, so the system can be decided. Okay, sir. That is also fine. Okay. Is there the status flow? The dealing hand at Frontier can see about the pendency where the case is. Yes, sir. We are working on it, sir. ये कुछ एक इश्यूज है सर कि जो फील्ड फॉर्मेशन से हमें मैसेज फॉर्मेट में और प्रीवियसली जो आईजी पर सर की वीसी हुई थी उसमें भी हमें आए थे. वी आर वर्किंग ऑन इट. बट मेनली अभी हमारा फोकस है कि पहले हम वैकेंसी पोजीशन जो है वो करेक्टली हम फील्ड से कैप्चर कर ले. तो करंटली आई वुड सजेस्ट कि ट्रांसफर चॉइसेस और ट्रांसफर रिक्वेस्ट दोनों का फिलिंग अप हम कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखें और वैकेंसी पोजीशन पहले अपलोड सही से कर ले, कि जिससे लोग रिक्वेस्ट भी भर पाएंगे और चॉइसेस का तो फ्लो ही अलग है, लेकिन रिक्वेस्ट भर पाना सबसे मेन है. Okay, one point regarding the vacancy position, like the vacancy position is dynamic. Like if I have updated after 2 weeks, the system is not capturing the updated one; it is capturing the first initial one. So the clarification, or you are capturing a particular date for posting or what? No, sir. Vacancy position. Currently, we have not frozen the vacancy position. So it is dynamic and it is checking it in real time. Ki whatever is the moment that person is trying to fill up his choice, it is checking the position that is available at that time. It is not taking it off certain past date or something like that. Pratik, that need to be checked because we have cases where we have updated the vacancy position, but it is still showing the vacancy position of the previous date. Okay, sir. I'll check it, sir. And the case regarding the 25 battalion or the static headquarters, where there is a request being forwarded from the unit. If the vacancy is full in this, let's say example 25 battalion, so the system will not be able to process the case, or what are the instructions regarding that? Because generally prior to that, all the cases were clubbed and sent to Delhi, irrespective of the vacancy position. Now if we are moving... No, are you asking at FHQ level or at field level? FHQ level, let's say the 25 battalion vacancy position is full. Now we are not able to process the case from the unit for a particular ranks. नहीं सर 25 बटालियन में अगर जब एक विंडो रहने वाला एक कोई विंडो रहेगा सर कि जिसमें वैकेंसी पोजीशन एक बार 25 बटालियन ने अपनी वैकेंसी पोजीशन डाल दी और उन्होंने अपने ट्रांसफर चॉइसेस भर दिए, तो सिस्टम को एक क्यूमुलेटिव वैकेंसी मिल जाएगी और तब तक लोग भर पाएंगे. नहीं, that is understood. Let's say that vacancy is exhausted. Now वो वैकेंसी सर तभी ब्लॉक होगी जब यहाँ पे FHQ लेवल पे किसी बंदे को यूनिट अलॉट हो जाएगी, तब वो वैकेंसी माइनस करना स्टार्ट करेगा. लोगों के चॉइसेस फिलिंग से वो वैकेंसी माइनस नहीं करेगा. नहीं, that is okay, but if there is no vacancy in 25, so the units should keep their cases on hold, or मतलब what should be the process of I would suggest sir currently अभी तो हम क्योंकि 25 के लिए नॉमिनेशन वाला फॉर्म आएगा सर, तो वहाँ पे हम वैकेंसी वाला चेक नहीं रहेगा. एवरीबडी हु इज एलिजिबल कैन बी नॉमिनेटेड बाय द बटालियन. सो जब 25 के लिए हम शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस चलाएंगे यहाँ पे, तो whoever will be जो लेटर से 30 की वैकेंसी है, तो जितनों के नॉमिनेशंस आए हैं उसमें से जो पोस्टिंग पॉइंट्स के हिसाब से टॉप 30 होंगे, they will be picked up for 25 battalion, sir.
Okay, one more point, like if I have given a request case for a particular, let's say FHQ, that is my request case. Now, after some time, there is a case that the FHQ has asked for nomination and I happen to fall into it. And then I also give that nomination in it. So there should be, at the frontier level, I am not able to see he has applied for previously also for the same case or not. Sir, If system that can won't be permit. incorporated- System will permit him either to fill a transfer request or a nomination. दोनों में से कुछ एक ही भर पाएगा सर. I couldn't understand, like I have given a request case to an FHQ. After that FHQ asked for certain nomination and I filled that. So I also processed that case because no case is decided yet. So you are trying to say that only one I will give. I will only give my request case which can be selected or not. But then I will also not apply for that. This we will have to discuss with the corresponding directorate or section. If that is decided, then we can do it accordingly. You have understood my point, like yes, sir. Yes, sir. I got your point, sir. I got your point, sir. Okay, and the last, we are considering issue. If you can club the cases, because at the frontier level in the screen I am not able to see, like for a particular case, let's say for 25 battalion or for training center. सर here onwards, सर एक बार नॉमिनेशन का फॉर्म आ जाएगा तो 25 के केसेस ही पूरे अलग ही दिख जाएंगे क्योंकि वो नॉमिनेशन का फ्लो ही अलग रहेगा, इसका इनबॉक्स ही अलग रहेगा. ठीक है, ओके. And Prateek, good afternoon. MNC Frontier, KT Sharma, DCIT. Sir, good afternoon. Hello. Prateek, कुछ सजेशन है सर. जैसे अभी डीलिंग हैंड से एसी मिनिस्ट्रियल, सर यानी एसी मिनिस्ट्रियल जो है वो डीलिंग हैंड है जियो का उनका. तो अगर इसमें स्टेप अभी आपने 3 रखे हैं सर, इन स्टेप को अगर 5 में कर दिया जाए एग्जामिन के लिए सर, तो दैट विल बी गुड. यस सर, इट विल बी डन सर. डीलिंग हैंड जो है वो एसी मिनिस्ट्रियल को भेजे, एसी मिनिस्ट्रियल कमांडेंट एस्टेब्लिश को और कमांडेंट एस्टेब्लिश डीआईजी पीएसओ को और डीआईजी पीएसओ आईजी को. ओके सर, दैट विल बी डन सर. अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि जब एग्जामिन जिस स्टेज पर हो रही है और कहीं उसमें मिस्टेक मिलता है सर, तो उसको रिटर्न करना है, ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए. सर मिस्टेक होने पे रिटर्न करने के लिए हमने ये किया हुआ है कि इनिशिएट जहां से हुआ है वहां के डीलिंग एंड के पास एडिटिंग के राइट्स है, तो फॉरवर्ड के ऑप्शन के थ्रू आप जहां से इनिशिएट हुआ है उस डीलिंग एंड के पास आप उसको भेज सकते हो सर. वहां से वो एडिट होके वापस आपके पास आ जाएगा. सपोज डीआईजी पीएसओ को पता लगता है कि इसमें ये मेडिकल डॉक्यूमेंट या ये नहीं है या ये इसका स्टेटस ठीक नहीं है, तो वो वापस जो है कमांडेंट एस्टेब्लिश को भेज सकता है. यस सर, यस सर. ओके, गुड. दूसरा ये है जो केस रिकमेंड होकर के आगे भेज दिए जाते हैं कमांड को सर या एफएचक्यू को, तो उनका स्टेटस शो नहीं करता है. रिकमेंडेशन पर्टिकुलर